नमस्कार, मैं हूं होरितान जिलियांग हॉर्नबिल टीवी भारत में और एक बार फिर से स्वागत है। तो आज लेकर के आऊँ और एक बड़ी खबर। तो आइए सुनते हैं। लखनऊ में तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन, छोटे इमाम बड़े में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया प्रदर्शन। मौलाना सैफ अब्बास की अनुयायी में प्रदर्शन। तुर्की मुरादाबाद के लगाए गए नारे, तुर्की का पोस्टर जलाकर किया गया विरोध। सरकार से तुर्की का बाइकआउट करने की हुई अपील। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये प्रदर्शन जो है तुर्की के खिलाफ है और हमारी भारत सरकार से ये डिमांड है कि तुर्की से जो है वो हम तमाम तिजारती ताल्लुकात तोड़े। उसकी वजह ये है कि तुर्की ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, तुर्की ने हमारे मुल्क को धोखा दिया है, क्योंकि हम तुर्की को राहत सामग्री भेज रहे हैं जब वो मुसीबत में आ रहे हैं, ज़लज़ला आ रहा है। वो हमारे दुश्मन को, हमको मारने के लिए ड्रोन भेज रहे हैं। ये खुली किताब है और ये इतना पुराना वाकया नहीं है कि इसको भुलाया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से देखा गया है कि भारत हमेशा किसी का सपोर्ट में रहा है, तुर्की की जरूरत पड़ी भारत ने किया है, वहीं भारत हमला करने के लिए तुर्की सामग्री भेज रहा है, कहीं ना कहीं दोस्ती दिखा रहा है पाकिस्तान को। उसको ये क्या कहेंगे? भाई, हम उसके लिए यही कह रहे हैं कि हमें इससे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि तुर्की ने जो विश्वासघात किया है, दो चीजें। एक तो उसने विश्वासघात किया है, दूसरे वो अपने को मुसलमान कहता है, इस्लाम के विरुद्ध काम किया है, और तीसरी बात यह है कि तुर्की ने निंदा नहीं की है, तुर्की ने निंदा नहीं की है आतंकवाद की, बल्कि जिन लोगों ने आतंकवाद को पाला पोसा उन्हीं का समर्थन। इधर भोपाल के जनाजा जुगला तापुर नर्मदा नदी की धार रोककर पोकलैंड मशीनों से अवैध रेत खनन एवं अवैध रेत परिवहन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुदनी में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी के धार को रोककर रहे अवैध रेत खनन, बिना अनुमति बहते पानी में पुल रोड बनाकर जेसीबी पोकलैंड मशीनों से अवैध रेत में खदानों से कर रहे पीले सोने की काला बाजारी। सीहोर जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग के संरक्षण में नर्मदा नदी के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अगर बात करें खनिज संपदा को बचाने की जिम्मेदारी वाला सीहोर जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया है। वही रेड माफिया रसूखदार यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड चंद्रशेखर चौरसिया कंपनी लगातार नर्मदा नदी में जेसीबी पोकलैंड पनडुब्बियों से रेत खनन होने के कारण नर्मदा नदी किनारे निवासरत आदिवासी ग्रामीण मजदूर भूखे मरने की कगार पर है। वही समाज सेवी शेखर चौहान का कहना है कि सीहोर जिला प्रशासन के संरक्षण में ही रेत माफियाओं द्वारा नर्मदा नदी की धारा को रोककर अवैध रेत खनन एवं परिवहन किया जा रहा है, जिससे नर्मदा का जल स्तर गिरता जा रहा है। आसपास के गांव में ग्रामीणों को बोर कुएं सूखने से पीने का पानी के लिए धर धर भटकना पड़ता है। तो आइए हमारे संवाददाता से और जानते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीहोर जिले के नर्मदा नदी के जाजना में एक टापू है जुगला, जहाँ पर रेत का रात के अंधेरे में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है, और वो भी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का अस्तित्व खतरे में डालकर अस्थायी पुल बनाकर किस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसमें कि दोनों तरफ से मट्टी बिछाकर और एक के पीछे जो नाव रखी है, इन नावों के द्वारा मां नर्मदा का अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या मामला है ग्रामीणों से। क्या नाम है आपका? मैं चंद्रशेखर चौहान। ये बताइए, ये जो उस पार से इस पार ये जो पुल बना है, इसका क्या मामला है? ये जो पुल है, इसको पुल नहीं कह सकते, ये इन लोगों की कमाई का जरिया है। ये अवैध पुल है जो इन लोगों ने बनाया है। शासन के द्वारा कोई पुल का निर्माण नहीं किया गया है यहाँ पे। ये इन लोगों ने इसलिए बनाया है कि उस टापू के ऊपर से रेत को लाके यहाँ पर डंप किया जाए और यहाँ से फिर महंगे दामों में अवैध रूप से बेचा जाए, जिससे शासन को भी नुकसान हो रहा है और यहाँ की नदी को भी नुकसान हो रहा है।
पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, आम जनता को भी काफ़ी नुकसान होने वाला है इससे आगे चल के। शेखर जी, ये बताइए कि यहाँ से रोज कितने डंपर रेत निकाली जाती है? शायद अगर आप बैठेंगे तो शाम से लेकर सुबह तक सिर्फ गिनती ही गिनना पड़ेगा आपको, आप गिन नहीं पाएंगे, इतने डंपर यहाँ से चल रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों की तो बात छोड़ ही दें अपन। ये बताइए कि इस तरह के अवैध खनन की लगातार प्रशासन को शिकायत की जा रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही, क्या कारण है? देखिए, शासन प्रशासन मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का हो गया है। पहले भी तो शासन प्रशासन हुआ करता था, आज के समय में तो जिस अधिकारी से बात करो तो ये बोलता है कि ठीक है हम देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे? कभी देखने की संभावना मुझे तो नज़र नहीं आती इन लोगों के बीच में। अभी हमारे बीच रेटी के शेखर चौहान समाज सेवी और बाकी अधिवक्ता थे, जिन्होंने बताया किस तरह से मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का सीना छलनी रेत माफिया द्वारा किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद सीहोर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है इन रेत माफियाओं के पास। हॉर्नोबिल टीवी से चंद्र सिंह बागवान। इधर खबर यूपी से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को पूरी दुनिया ने देखा। भारतीय सेना ने बिना आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों को तबाह किया, उससे पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। देश सेना के किसी शौर्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए गली मोहल्ले और मुख्य मार्गों पर तिरंगे यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी आम और खास हर कोई तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बेताब। ऐसे ही एक समाज सेवी से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की, तो आइए हम देखते हैं। जगह जगह भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया है, वहां पे जितने भी दहशतगर्दी के ठिकाने थे उसको नेस्तनाबूद कर दिया है, और इसको लेकर सेना की हौसला अफजाई के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज तिरंगा यात्रा निकाली। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के समाज सेवी हैं और व्यापारी भी हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, उनसे बात करेंगे। उन्होंने भी एक तिरंगा यात्रा निकाली है। आखिर ये तिरंगा यात्रा क्यों निकाली, इसी मुद्दे बात करेंगे। सर, आज भारतीय सेना का जो शौर्य पराक्रम है पूरी दुनिया ने देखा है, और सेना की हौसला अफजाई के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप लोगों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली है, इसके पीछे का मकसद क्या था, क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना ने किया, उसके पराक्रम को और जिस तरीके से पाकिस्तान को हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और उसके धन्यवाद स्वरूप हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। और मैं तो अपील करूंगा, हम ही नहीं पूरे देश की जनता इस समय हमारी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को धन्यवाद कर रही है, और सबको तिरंगा यात्रा या किसी न किसी रूप में भारतीय सेना को धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा पराक्रम हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखाया है। उन आतंकवादियों को, उस आतंकवादी देश को करारा जवाब दिया हमारी सेना ने कि अगर मेरी तरफ आंख उठा के देखोगे तो हम आंख निकाल लेंगे। जाहिर सी बात है, आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पे टिकी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है और जिस तरह से इंडिया जो है, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान का जवाब दिया है, और सीज फायर को लेकर तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। विपक्ष खास तौर से सीज फायर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने सीज फायर क्यों किया, और कहा जा रहा है कि बाहरी जो शक्तियां हैं, बाहरी ताकत हैं, उसको लेकर भारत ने दबाव में आके सीज फायर किया। क्या लगता है ये सेना के मनोबल को गिराने वाला है अगर जो भी इस तरह से बातें करता है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं है। किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं होता है, ना युद्ध है। कोई भी समस्या हमेशा आप जो है चाहे जितनी पुरानी कोई भी इतिहास उठा लीजिए, किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही होता है और बैठ के ही हल निकलता है। तो इसलिए पाकिस्तान को जो उसने ये काम किया था, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उसका जवाब देना जो हमारी सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस रूप में दिया, वो देना अति आवश्यक था, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा सहनशीलता भी घातक हो जाती है।
तो सहनशीलता की एक सीमा होती है, वो सहनशीलता ख़त्म हो गई थी। उस 5 दिनों में भारत की सेना ने और भारतीय प्रधानमंत्री ने जो पराक्रम दिखाया, जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया, वो बहुत ज़रूरी था। बट मेरा मानना है कि उससे ज़्यादा लंबा खींचना हमारे लिए आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से, हर तरीके से वो हानिकारक था। एक जवाब देना था, मैसेज देना था, दे दिया गया है। अगर दोबारा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, जिसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अगर दोबारा जरूरत करता है तो उसके साथ अब युद्ध होगा। अब हमारा ऑपरेशन नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज़ें नहीं होंगी, अब सीधे युद्ध की घोषणा होगी और युद्ध होगा। बिल्कुल सही है प्रधानमंत्री जी का डिसीजन, मैं स्वागत करता हूं। और हमारा देश अब उस स्थिति में है, जैसा आपने कहा अभी कि हमारे देश पे बाहरी प्रेशर था, बाहरी वो था, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। हमारा देश अब उस स्थिति में है कि हम किसी का प्रेशर अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप जी ने कहा कि हम कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान का बातचीत करा सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कश्मीर पर नहीं, पीओके पे बात करेंगे। तो इसलिए हमको किसी की मध्यस्थता और किसी के प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत सही बात कही है अमरेंद्र जी ने, जिनका साफ कही है कि युद्ध जो है किसी भी मायने में दोनों देशों के लिए ठीक नहीं है। उससे तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। अगर युद्ध की विभीषिका अगर किसी ने झेला है तो उसका नुकसान दोनों देशों का होगा, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान है। लेकिन ये भी एक बात कही कि अगर भविष्य में भी अगर कोई छेड़ता है हिंदुस्तान पे या भारत पे, किसी तरह की ऐसी कोई नापाक हरकत करता है, तो उसको किसी भी तरह से अब की बार बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। इधर बीजेपी कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस कितने भी नाटक कर ले, कांग्रेस को भी पता है कि मामला न्यायालय में है और न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है। नेता प्रतिपक्ष पर मुकदमा था, क्या कांग्रेस उनका इस्तीफा मानेगी? न्यायालय का जहां अपमान करने का मौका होता है वहां कांग्रेस बाज नहीं आती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवा दिया था। 3 तत्काल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस कानून को बदलने का काम भी कांग्रेस ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में माननीय न्यायालय के हर आदेश का पालन किया है। न्यायालय के निर्णय के बाद ट्रिपल तलाक को लेकर आइए और राम मंदिर भी बनवाया। न्यायालय जो निर्णय करेगी सरकार उसके साथ है। तो सोनिया मंत्री जी से कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है जिनने न्यायालय के उस सम्मान का भी निर्णय किया जो आज से 40 साल पहले 3 तलाक के मामले में हुआ था। और दोबारा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मसले को के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता रखते हुए जिस ढंग से निर्णय को लागू कराया, ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है। जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णय का माखोल करने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस अतीत के साले पृष्ठों को पलट के देखेगी तो जब देखो तब कांग्रेस न्यायालय के लिए मजाक बनाते आती है। उनके मसले खड़े होते हैं, वो उनके ढंग से करते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला हुआ, अब न्यायालय ने निर्णय दिया, कायमी हो गई। क्या हुआ पलट के देख लो, सिद्धारमैया को हटा दिया क्या उनने? और उनके जैसे कई मंत्री, अब मैं तो एक एक करके बात करें, कांग्रेस तो अभी केजरीवाल चुनाव लड़े, वो तो मुख्यमंत्री करके हुआ। कांग्रेस कहाँ चली गई थी? कांग्रेस के आते पते नहीं लग रही। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज के इस दौर में बेटियों के सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का ही तो निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय है कि हाँ हम अपनी सेना से जवाब भी दिलाएंगे और बाकायदा बेटियों को आज़ादी के बाद पहली बार अपनी सम्मान के लिए सेना के साथ जोड़ करके समाज को दिखाने का काम
भाजपा ने किया है। मैं मान के चलता हूं कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ हैं। इधर भोपाल में निकली गई तिरंगा यात्रा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, सेनाओं से जो पराक्रम किया वो अद्भुत था। पीएम और केंद्र सरकार को बधाई। इस युद्ध में हमने बेटियों के सिंदूर का बदला लिया। भारत की शक निरंतर आगे बढ़ रही है। और विजय शाह पर बोले, न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन किया। जो न्यायालय बोलेंगे वो करेंगे। कांग्रेस बोलने का अधिकार नहीं। उन्होंने सिद्धांत रमैया से क्यों नहीं इस्तीफा लिया? तो आइए सुनिए डॉक्टर मोहन जी से। देश के दुश्मनों के लिए भारतीय सेनाओं के सरोज आतंकवादी पहलगांव के हमले के बाद जिस प्रकार से सेना को छूट दी गई थी यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, और सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, हम सब पूरा देश 4 दिन के उस अद्भुत नजारे को देख करके कि जब दुश्मनों के हमने ड्रोन, मिसाइल, दिवाली के पटाखों की तरह तोड़ के फेंक दिए, और हमारे हथियारों की मार की क्षमता, हमारे सेना का शौर्य पराक्रम दुनिया ने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से पूरा देश ने एकजुटता के साथ ये पूरे एक तरह से पाकिस्तान का अघोषित आक्रमण था उसका बदला लिया, मैं बधाई देना चाहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि अब जिस प्रकार से बदलते दौर में सिंदूर के माध्यम से हमने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला भी लिया, और सिंदूर के माध्यम से एक नई हमारी रणनीतिक कौशल दुनिया ने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में भारत की साख और धाक निश्चित रूप से यह आकाश की ऊंचाइयों के समान आगे बढ़ रही है, और भारत को इसी तरह बढ़ते देखने में हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज तिरंगा यात्रा में पधारे हमारे प्रभारी माननीय महेंद्र सिंह जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो, हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय सांसद आलोक जी, हमारे माननीय विधायक माननीय रामेश्वर जी, इस अवसर पर सारे के सारे नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। सारे धर्मगुरु, सारे सेना के पूर्व अधिकारी और पूरे भोपाल ने आकर के जो एकजुटता दिखाई है, इसी की बात की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्रम हमारा जारी रहेगा, और पूरा देश उत्सव में डूबा हुआ है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने संदेश देने का प्रयास किया कि हर स्थिति में हमारी मध्य प्रदेश सरकार सन्नद्ध है भारत सरकार के साथ, और पूरा देश आंदोलित है। अगर हमारे दुश्मनों ने नापाक हरकत करने का प्रयास किया, उनको इससे ज्यादा कड़ा जवाब मिलेगा। यशस्वी, खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है, और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री मंत्री रहते हुए। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है, आज तक किसी ने नहीं की। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर मंत्री नरेंद्र कश्यप की प्रेस वार्ता। स्वतंत्र प्रभार के साथ दोनों विभागों के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप 2475 करोड़ की धनराशि से ओबीसी समाज के 30 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई है। 2023 और 24 से 5 लाख अधिक छात्रों को लवंबित किया गया। नरेंद्र कश्यप 2023 से 24 की तुलना में करीब परिवार को 2.5 गुना अधिक विवाह अनुदान मिला। बीपीएल आय सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक की किया गया। ओबीसी बच्चों को CCC एवं O लेवल के कोर्स कराए जा रहे हैं, और 32 करोड़ 92 लाख की राशि इस प्रशिक्षण में खर्च हुआ है। ओबीसी के छात्रावासों के अनुरक्षण की योजना लाई गई है। हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ग एवं
पिछड़े वर्ग एवं राजनीति के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। तो आइए सुनिए। प्रेस वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज की प्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बुलाई है, चूँकि 2024-2025 वर्ष जो गुजरा है, इस एक वर्ष में हमारे दोनों विभागों की उपलब्धियों के बारे में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से जो कार्य हुए, महत्वपूर्ण कार्य हुए, उपलब्धि भरे कार्य हुए, उन सब की जानकारी आपको दी जानी मैंने बहुत ज़रूरी समझी थी, क्योंकि जिस समय मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इन विभागों की जिम्मेदारी मिली थी, तो हमने ये निश्चित किया था कि हम अपने विभागों के रोड मैप और सफलताओं को अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच में रखेंगे। 2024-2025 खास तौर से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बारे में आपसे बात करूं तो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही सफलता भरा इसलिए रहा कि ये पिछला वर्ष पहला वर्ष था जिस वर्ष में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2475 करोड़ रुपए की धनराशि से ओबीसी समाज के 30 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने में कामयाबी हासिल की है। हमारे लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये अब तक के सरकार बनने से, किसी भी सरकार के बनने से बाद का सबसे बड़ा परिणाम है कि हम 30 लाख बच्चों तक छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति पहुंचा पाए। अगर 2023-2024 से तुलना करें, मैं अपने कालखंड की तुलना करूं, तो हम 2023-2024 से 5 लाख अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति देने में सफल हुए। तो 2024-2025 की भारी सफलता हमारे विभाग को मिली कि हमने ओबीसी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।